चैप्टर 81 दक्षिणी डस्क साम्राज्य के लिए प्रस्थान। दो इंसानों और दो जानवरों ने अपने सामने आने वाले सभी रक्षकों को मार गिराया और एक आंगन में आ गए। मास्टर, यह यहाँ है। टकराना, यह क्या है? इसका स्वाद बहुत खराब है। एक और बनाओ, मिस। इससे पहले कि लेंग रुओजू और अन्य लोग कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने चीजों के तोड़े जाने और फू मिंगजू द्वारा नौकरानी को डांटने की आवाज सुनी। तभी दरवाजा खुला और नौकरानी बाहर चली गई। लेंग रुओजू और अन्य लोग जल्दी से अंधेरे में छिप गए। नौकरानी के चले जाने के बाद लेंग रुक्सू ने तुरंत फू मिंगझू के कमरे का दरवाजा धक्का दिया और अंदर चली गई, जबकि उसने उसी समय एक अवरोध खड़ा कर दिया था। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? यह तुम हो? फू मिंगझू ने केवल लेंग रुओक्सू को देखने के लिए ऊपर देखा। उसने लेंग रुक्सू को तीव्र घृणा और ईर्ष्या से देखा। मिस फू, क्या आप अब भी मुझे याद करती हैं? लेंग रुओजू ने उदासीनता से कहा और उसकी खूबसूरत आंखें फू मिंगझू के खूबसूरत चेहरे को घूर रही थीं। ऐसा लगता है कि क्रिस्टल शहद प्रभावी था। बिल्कुल भी कोई निशान नहीं बचा है। हम्फ, भले ही तुम राख में बदल जाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फू मिंगझू ने नाराजगी से कहा। वह हमेशा से इस साधारण व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब लेंग रुक्स्यू वास्तव में उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। फू मिंगझू लेंग रुक्सू से बिल्कुल नफरत करता था, खासकर उसकी पहचान जानने के बाद। उसके दिल में विसंगति इतनी बड़ी थी कि जो कुछ हुआ उसे वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके लिए लेंग रुओक्सू के अस्तित्व को सहन करना और भी कठिन था। और उस बदबूदार लोमड़ी ने वास्तव में उसके चेहरे को खरोंचने की हिम्मत की। यदि उसके पिता ने उसके लिए कुछ क्रिस्टल शहद लाने की पूरी कोशिश नहीं की होती, तो उसकी सुंदर उपस्थिति बर्बाद हो गई होती। हम्फ, लेंग रुक्सू से निपटने के बाद मैं उस लानत लोमड़ी से निपटने जाऊंगा। मुझे आप पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद नहीं थी। लेंग रुओजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फू मिंगझू की नफरत उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। जू नाए की तुलना में वह बहुत भोली थी। इससे यह स्पष्ट था कि आपको किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए। एक महिला जितनी अधिक नाजुक दिखती थी, वह उतनी ही अधिक दुर्भावनापूर्ण होती थी। बेशक, फू मिंगझू ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। और वास्तव में आपके पास मेरे घर आने का दुस्साहस है। फू मिंगझू बुरी तरह से मुस्कुराए और उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। चूंकि आप यहाँ हैं, तो वापस जाने के बारे में भी मत सोचिए। क्यों नहीं? क्या आपका घर बाघ की मांद है? मैं क्यों नहीं आ सकता? लेंग रुओजू का चेहरा भ्रम से भरा था। हाँ, बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन आपको इसका पछतावा होगा। इस समय फू मिंगझू यह सोचने में इतनी व्यस्त थी कि वह कैसे बदला लेगी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि लेंग रुओक्सू कैसे अंदर आए और वह यहाँ क्यों थी। यह अच्छा है। लेंग रुओजू को राहत मिलती दिख रही थी। रक्षकों, वहाँ एक हत्यारा है। फू मिंगझू अचानक चिल्लाया। लेंग रुओक्सू अवाक रह गया। फू मिंगझू बहुत मंदबुद्धि है। केवल अब आपको एहसास हुआ कि आपको मदद की जरूरत है। कितनी निराशाजनक प्रतिक्रिया है। थोड़ा आराम करो, अपने आप को थकाओ मत। लेंग रुओजू को लगा कि वह बहुत विचारशील थी। तुम मृत मांस हो। गार्ड जल्द ही यहाँ आएंगे, फू मिंगझू ने सहजता से कहा। क्या ऐसा है? क्या हम देखेंगे कि तुम पहले मरने वाली हो, या मैं पहले मरने वाली हूँ? लेंग रुक्स्यू ने उसे ऐसे चिढ़ाया जैसे बिल्ली चूहे का पीछा कर रही हो। क्या तुम्हें मुझे छूने की भी हिम्मत है? मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फू मिंगझू ने धमकी दी। मैं सचमुच कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी शैली नहीं होगी अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूं। दुश्मन को सीधे तौर पर मारना आसान था, लेकिन दुश्मन को पीड़ा पहुंचाना और उनके मरने की कामना करना आसान नहीं था। वह अपने विरोधियों पर मानसिक रूप से प्रहार करना पसंद करती थी। क्या चाहते हो? फू मिंगझू को अचानक थोड़ा डर लगा। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? बहुत समय हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेंग रुओक्सू ने मना कर कहा। मैं बस यही चाहता हूँ। लेंग रुक्स्यू ने एक गोली निकाली,
जल्दी से फू मिंगझू का मुंह जबरदस्ती खोला और गोली अंदर फेंक दी। तुमने मुझे क्या खिलाया? फू मिंगझू हैरान था। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों का उपयोग करके अपने गले से गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसके मुंह में जाते ही घुल गई थी। बेशक यह आपके शरीर के लिए कुछ अच्छा है। उसने विशेष रूप से फू मिंगझू के लिए यह गोली बनाई थी, और गोली का फॉर्मूला ढूंढने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। सचमुच। हालांकि फू मिंगझू को संदेह था, लेकिन उसकी चमक धीरे धीरे कम हो गई। हाँ, बिल्कुल, लिंग रुक्स्यू ने वादा किया। अकादमी में कल एक प्रशिक्षण अभ्यास है। जल्दी जाओ और देर मत करो, लिंग रुओक्सू ने याद दिलाया। ठीक है, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगी, फू मिंगझू ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया और उसकी आंखें नम्र हो गईं। अच्छा, अब सो जाओ, लिंग रुओजू ने उसे याद दिलाया। ठीक है, मैं अब सोऊंगा। फू मिंगझू सीधे अपने बिस्तर पर लेट गई। लगता है गोली असरदार है। लिंग रुओजू ने विचार किया और कमरे से बाहर चली गई। जुएर, क्या आपका काम हो गया? ये चेन ने चुपचाप पूछा कि उसने जुएर को कब बाहर आते देखा। हो गया। तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो घर चलें और सोएं। क्या आप प्रधानमंत्री की हवेली का दौरा नहीं करने जा रहे हैं? ठीक है, चलो एक नजर डालते हैं। इसके साथ ही दो इंसान और दो जानवर प्रधानमंत्री की हवेली का दौरा करने लगे, जैसे कि यह उनका अपना पिछवाड़ा हो। टस्क, टीएसके। एक प्रधानमंत्री वास्तव में इतना अमीर है। सास सज्जा को देखो, उसने कितने पैसे का गबन किया है। ये चेन ने चलते समय टिप्पणी की। 5 महान परिवार शायद ऐसे ही हैं। मैंने फैसला कर लिया है। लिंग रुक्स्यू ने कुछ सोचने के बाद कहा। आपने क्या निर्णय लिया है? ये चेन ने जुएर को संदेह से देखा। मैंने लोगों से बदला लेने और उसे लूटने का फैसला किया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को लूटना न करना बर्बादी होगी। हाँ, मुझे डकैती करना पसंद है, ये चेन ने उत्साह से कहा। डकैती करना उसका सबसे आनंददायक शगल था। क्विल, जाओ और पता लगाओ कि फू परिवार का खजाना कहाँ है। क्विल की ईगल आंखें राडार से कहीं बेहतर थीं, और वह दूर तक भी देख सकता था। मास्टर, मेरे साथ आओ, क्विल ने असहाय होकर कहा। दैवी या जानवर की ओर बढ़ने के बाद उन्होंने एक्स-रे विजन कौशल प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके मालिक ने इसका उपयोग केवल चीजों को देखने के लिए किया था। वो, मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? क्विल उन्हें एक अगोचर कमरे में ले गया। मालिक, यह खजाना है। क्या आप निश्चित हैं? यह कमरा नौकर के कमरे जैसा क्यों दिखता है? क्विल ने सिर हिलाया। वह इसके प्रति आश्वस्त था। यह बंद है। किसी कारीगर को इस ताले को परिष्कृत करना चाहिए था, और इसे पासवर्ड के बिना नहीं खोला जा सकता था। मैं यह करूंगा। ये चेन ने न जाने कहां से एक पतली धातु का तार निकाला और उसे ताले में कई बार डाला। एक आवाज के साथ ताला खुल गया। चैप्टर 82, दक्षिणी डस्क साम्राज्य के लिए प्रस्थान 3। इस संकी के पास वास्तव में यह क्षमता है। लिंग रुक्सू ने कुछ सेकंड के लिए आश्चर्य से उसे देखा। सुए, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं शर्मा जाऊंगा। जैसे ही उसने उसे याद दिलाया, ये चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। चलो अंदर चले। लिंग रुक्सू ने अजीब तरह से दूसरी ओर देखा। प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि भले ही राजकोष के बाहर अस्पष्ट था, यह अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। ऐसा लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री फू बातें छुपाने में काफी अच्छे थे। राजकोष में 3 कमरे थे। लिंग रुओजू, ये चेन और चाम अलग हो गए, और उनमें से प्रत्येक एक कमरे को लूटने के लिए जिम्मेदार था। सब कुछ लूटने के बाद वे जल्दी से राजकोष से निकल गए। सुएर, प्रधानमंत्री फू का अध्ययन सामने होना चाहिए, है ना? ये चेन ने अनुमान लगाया कि वे पहले से ही मुख्य प्रांगण में थे। शायद मुख्य प्रांगण पर पहरा नहीं है। ये चेन आश्चर्यचकित था। खुले में नहीं, बल्कि अंधेरे में। क्विल और चाम ने पहले ही उन्हें बाहर कर दिया, लिंग रुओक्सू ने समझाया। ओह, अध्ययन में? प्रधानमंत्री फू ने काले कपड़े पहने एक व्यक्ति से निराशा से कहा। सर, हेवनली फीनिक्स अकादमी की चयन प्रतियोगिता के माध्यम से सुप्रीम हॉल में किसी ने भी शीर्ष 30 में जगह नहीं बनाई।
इससे हमारी योजना पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। यह ठीक है, भले ही उनका चयन हो गया हो, उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। सर, आपका मतलब है, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम अच्छे से करें, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, सर, लिंग रुओजू जनरल लिंग की सबसे प्यारी पोती है। क्या आपको लगता है, जनरल लिंग के बारे में बड़ी बात क्या है? वह केवल एक व्यक्ति है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हमारे पिता उससे कैसे डर सकते हैं? उससे निपटने से पहले यह केवल समय की बात है, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। धत तेरी की, वे न केवल मुझसे निपटना चाहते हैं, बल्कि वे दादाजी से भी निपटना चाहते हैं। सौभाग्य से वे सही अध्ययन तक पहुंचे, अन्यथा उसे पता ही नहीं चलता कि लोग उसके और उसके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इस समय लिंग रुओजू, जो अंधेरे में छिपी हुई थी, उसकी खूबसूरत आंखों में हत्या के इरादे की झलक थी। सुएर, चलो पहले चलें और आगे चर्चा करें, ये चेन ने उसे याद दिलाया। लिंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। वे क्विल की पीठ पर कूद पड़े और रात में गायब हो गए। प्रधानमंत्री फू से बात करने के बाद काले कपड़े वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री की हवेली से बाहर चला गया। आप कौन हैं? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सतर्कता से उन दो इंसानों और दो जानवरों से पूछा जो अचानक उसके सामने आ गए थे। वह उनकी ताकत को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम नरक पहुंचोगे। एक ठंडी आवाज काले कपड़े पहने आदमी के कानों तक पहुंची। आह! अंधेरे में एक चीख गूंजी। मिस्टी वुड्स, अग्नि में गैंडों का क्षेत्र, क्या वे आएंगे? ये चेन ने लिंग रुक्सू को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। वह और जुएर उनका इंतजार करने के लिए बहुत जल्दी यहाँ आ गए थे। हमें बाद में पता चलेगा। आने से पहले उसने क्विल को टीम को नशीली दवा देने का निर्देश दिया था। दवा मतिभ्रम का कारण बन सकती है। पिछली घटना के बाद वह जानती थी कि वे निश्चित रूप से अग्निमय गैंडों के क्षेत्र से बचना चाहेंगे, लेकिन वह चाहती थी कि वे अपनी मर्जी से उसके दरवाजे पर आएं। इसके अलावा उसने अग्नि गैंडों के क्षेत्र की सड़क पर एक और दवा छिड़क दी थी। दोनों दवाएं एक साथ काम करने लगीं और एक दूसरे को आकर्षित करने लगीं, इसलिए उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाल में फंसे लोगों के आने से पहले लिंग रुओजू और ये चेन ने अग्नि गैंडों के क्षेत्र में कुछ देर तक इंतजार किया। जब वे अग्नि में गैंडों के क्षेत्र में पहुंचे, तो लिंग रुक्सू ने उन्हें जो दवा दी वह प्रभावी हो गई। तुम यहाँ क्यों हो, साधारण व्यक्ति? फू मिंगजू ने लिंग रुओजू से सवाल किया, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लिंग रुओजू ने वापस पूछा। फू मिंगजू की दवा का असर खत्म होने का समय आ गया था, और वह पूरी तरह से भूल गई थी कि कल रात क्या हुआ था। फिर यहाँ केवल आप दोनों हैं। हम, एक पुरुष और एक महिला अकेले, कितने बेशर्म हैं। फू मिंगजू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जाहिर है, वह भूल गई थी कि उस समय उसने इस आदमी का पीछा कैसे किया था। क्या तुम लोग अभी भी वहां नहीं हो? यहाँ कई आत्मिक जानवर भी हैं। लिंग रुओजू ने नकली मुस्कान के साथ कहा। यह कहाँ है? इस समय टीम का नेतृत्व करने वाले शिक्षकों में से एक की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हमने जानबूझकर अग्नि गैंडों के क्षेत्र से परहेज नहीं किया? हम फिर यहाँ क्यों आए? क्या बात? एल्डर वांग ने हैरानी से पूछा। यह अग्नि में गैंडों का क्षेत्र है। क्या आपको यकीन है? एल्डर वांग ने पूछा। अग्नि में गैंडे बहुत ही क्रूर आत्मिक जानवर थे जिन्हें आध्यात्मिक सर्वोच्चताएं भी भड़काने के लिए तैयार नहीं थीं। हाँ, पिछली बार यही जगह थी, एक शिक्षक फुसफुसाए। जल्दी से इस जगह को छोड़ दो, एल्डर वांग ने निर्णायक ढंग से कहा। सभी आत्मिक जानवर बहुत प्रतिशोधी थे। हर कोई तुरंत इस जगह को छोड़ दो, शिक्षकों में से एक चिल्लाया। छोड़ो, बहुत देर हो गई है, लिंग रुओजू ने हल्के से कहा। लिंग रुओजू, आपका क्या मतलब है? एल्डर वांग ने शांति से पूछा। एल्डर वांग, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि यह जगह पहले से ही अग्निमय गैंडों से घिरी हुई है? जैसे ही लिंग रुओजू ने बोलना समाप्त किया,
अग्नि गेंडा राजा ने अपने अधीनस्थों को पेड़ों के पीछे से बाहर निकाला। यह वो वही थी जिसने हमारे अग्नि गेंडे के फल चुराए थे। अग्नि गेंडा राजा ने फू मिंगझू की ओर इशारा किया। यह वह लानत मलामत वाली औरत थी जिसने उन्हें पागलपन की ओर आकर्षित किया था, इसलिए वो वास्तव में इस औरत से बेहद नफरत करता था। तो यह वास्तव में आप ही थे, लिंग रुक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फू मिंगजू ही वो व्यक्ति हो सकता है जिसने फायर गेंडे के फल चुराए और फायर गेंडे को उकसाया। संभवतः किसी अन्य में समान झूठी गवाही देने के लिए सभी को रिश्वत देने की क्षमता नहीं थी। मैंने नहीं किया, फू मिंगजू ने अपराधबोध से इनकार किया। वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही उसकी मृत्यु हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप में से कोई भी आज इस जगह को नहीं छोड़ सकता है, लिंग रुक्स्यू ने खून की प्यास से कहा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। आप क्या करना चाहते हैं? एल्डर वांग ने शांत होने का नाटक किया। बेशक, अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए। तुम उतावले मत बनो। अगर अकादमी को इसकी भनक लग गई तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी, एल्डर वांग ने धमकी दी। वह नहीं जानता था कि इन उग्र गेंडों ने लिंग रुक्स्यू की बात क्यों सुनी, लेकिन वह अब केवल उस पर दबाव डालने के लिए अकादमी का उपयोग कर सकता था। मरे हुए लोग बात नहीं कर सकते, लिंग रुक्स्यू ने हल्के से कहा। मुझे कौन बताएगा कि तुमने मेरे भाई पर झूठा आरोप क्यों लगाया? लिंग रुक्सू ने उन छात्रों की ओर देखा जो डर से कांप रहे थे। चैप्टर 83 दक्षिणी डस्क साम्राज्य के लिए प्रस्थान 4 क्या कोई भी मेरा संदेह दूर करने को तैयार नहीं है? लिंग रुओजू की खूबसूरत आंखों ने उपस्थित सभी लोगों को देखा। अगर मैं बताऊं तो क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? मुझे भी मजबूर किया गया था, मोली ने डरते हुए कहा। तुम्हारे पास मुझसे बातचीत करने की योग्यता नहीं है, लिंग रुओक्सू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मुझे अनुमान लगाने दीजिए। फू मिंगझू द्वारा अग्नि में गेंडों को क्रोधित करने के बाद आप अपनी जान बचाने के लिए भागते समय मेरे भाई से मिले। मेरे भाई ने आपको बचाया लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन एक निश्चित अपराधी को डर था कि जनरल लिंग को सच्चाई पता चल जाएगी और उसने आपसे झूठी गवाही देने के लिए कहा। इस तरह, भले ही वह गुस्से में था, वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह उसका पोता था जिसने परेशानी पैदा की थी और यह आपकी गलती नहीं थी, है ना? लिंग रुक्सू ने मोटे तौर पर वही कहा जो उसने अनुमान लगाया था। बाद में, चेन जियान ने प्रिंसिपल लिन पर हमला करने के लिए इस घटना को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, और मेरा भाई उपहास का पात्र बन गया, लिंग रुओक्सू ने कहा। आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री फू ने हमें इसे इस तरह कहने के लिए मजबूर किया, शिक्षकों में से एक ने कहा। उसने आपसे क्या कहा? लिंग रुओजू ने पूछा। उन्होंने कहा कि हम अकादमी की नंबर 1 प्रतिभा के अपंग होने के दोष से बच नहीं पाएंगे। जनरल लिंग और प्रिंसिपल ने हमें जाने नहीं दिया, इसलिए हमें लिंग रोहान पर दोष मढ़ना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अन्य चीजें सुलझा लेंगे। हम पहले सहमत नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें धमकाने के लिए हमारे परिवारों का इस्तेमाल किया। वास्तव में, वह थे जो सबसे ज्यादा डरते थे कि जनरल लिंग और प्रिंसिपल को परेशानी होगी। शिक्षक ने कहा, यह देखते हुए कि तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हें शीघ्र मौत मरने दूंगा। इसके साथ ही, लिंग रुओजू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी, और शिक्षक मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। क्या आप नाराज हैं? अगर आपको नाराज होना है तो फू मिंगझू पर गुस्सा करें। वो वही है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, लिंग रुओक्सू ने डरे हुए छात्रों के समूह से ठंडे स्वर में कहा। रुको, मैं एल्डर वांग हूँ। उस समय जो हुआ उसमें मैंने भाग नहीं लिया। क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? बुजुर्ग वांग ने बिना किसी रीढ़ के भीख मांगी। आप क्या सोचते हैं? आपने अवश्य ही मेरे भाई के पतन में भाग लिया होगा। लिंग रुओजू मजाकिया ढंग से मुस्कुराए। यदि वह चेन जियान का अधीनस्थ नहीं होता, तो उसे आज टीम का नेतृत्व करने के लिए नहीं भेजा जाता। मैं, अग्नि गेंडा राजा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका आ गया है।
अच्छा प्रदर्शन करो। लिंग रुओक्सु उनसे परेशान नहीं हो सके और उन्होंने अग्नि में गेंडे राजा की ओर देखा। आक्रमण करना। अग्नि गेंडा राजा ने आदेश दिया। उसके माथत आगे बढ़े। लगभग 10,000 अग्नि गेंडों द्वारा डूबने से पहले एल्डर वांग और अन्य लोगों के पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। लिंग रुओजू ने आग उगलते गेंडों पर नजर डाली जो जंगल में गर्म चाकू की तरह मक्खन को चीर रहे थे। फिर उसने ये चेन के साथ जंगल छोड़ने से पहले अग्नि गेंडा राजा को एक गोली फेंकी। जनरल लिंग की हवेली, श्रवण हिम मंडप, जुएर, आप कुछ दिनों में लूना कैपिटल जा रहे होंगे। दादाजी ने आपके लिए ये चीजें तैयार की हैं। इन्हें अपने साथ ले जाएं। लिंग क्विंगटियन ने अपनी पोती को एक अंगूठी देते हुए चिंतित होकर कहा। दादाजी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं थी। लिंग रुओक्सु ने रिंग में चीजों को देखते हुए असहायता से कहा। दादाजी ने इतना खाना क्यों बनाया? उन्हें अपने साथ ले आओ। यात्रा काफी दूर है। लिंग क्विंगटियन ने कहा। फीनिक्स सिटी लूना कैपिटल से काफी दूर थी और यात्रा बहुत आसान नहीं थी। ऐसे कई हिस्से थे जो बहुत दूर दराज के थे और वहां रहने की कोई जगह नहीं थी, खाना तो दूर की बात थी। ठीक है। लिंग रुक्स्यू नहीं चाहती थी कि उसके दादाजी चिंता करें क्योंकि यह उनकी चिंता का प्रतीक था। मिस, अकादमी ने किसी को भेजा है। प्रिंसिपल आपको ढूंढ रहे हैं, फैंगडा ने अंदर आते ही सीधे कहा। दादाजी, मैं जा रहा हूँ। जाने देना। हेवनली फीनिक्स अकादमी में पहुंचने के बाद लिंग रुक्सू सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय गए। दादाजी लिन, क्या बात है? लिंग रुओजू ने पूछा। रुओक्सू, क्या आप जानते हैं कि जो छात्र और एल्डर वांग उस दिन प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे, वे अभी तक वापस नहीं आए हैं? लिन लियांग ने जांच की। हाँ, मैंने सुना है। दादाजी लिन, जंगल हमेशा खतरों से भरा रहा है। क्या प्रशिक्षण के लिए जाने वाली टीमों के लिए किसी शक्तिशाली आत्मा जानवर से मिलना और पूरी तरह से नष्ट हो जाना आम बात नहीं है। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग रुओजू ने सांत्वना दी। यह सच है, लिन लियांग ने असहायता से कहा। यह लड़की वास्तव में मेरे साथ बेवकूफी कर रही है। रुओक्सू, मैंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ बुलाया है। क्या आपको इस वर्ष की अकादमी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा? लिन लियांग ने बहुत गंभीरता से कहा। क्या इस अकादमी प्रतियोगिता में कुछ खास है? लिंग रुक्स्यू ने अनुमान लगाया। हाँ। क्या आपने क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक रियलम के बारे में सुना है? लिन लियांग ने रहस्यमय ढंग से पूछा। नहीं। एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक एक प्राकृतिक रूप से निर्मित खजाना भूमि है। इसमें अनगिनत स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने, पवित्र जानवर और दिव्य जानवर हैं। यह हर 1000 साल में केवल एक बार दिखाई देता है और हर बार केवल 200 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होती है। अकादमी प्रतियोगिता का मूल एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक में प्रवेश करने के लिए स्थानों के लिए लड़ना है। अकादमी प्रतियोगिता तब भी जारी रही है, जबकि एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का क्रीक हर 1000 साल में केवल एक बार खुलता है। यह इस वर्ष यह 1000वां वर्ष है, इसलिए इस वर्ष की प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आप क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 50 स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लिन लियांग ने समझाया। 50 स्थान बहुत आकर्षक लगता है, लिंग रुओजू ने बिना अधिक रुचि के कहा। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का कंगन था, इसलिए एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र का यह क्रीक उसके लिए बहुत आकर्षक नहीं था। निश्चित रूप से यह आकर्षक है। क्या आप जानते हैं कि कितने आध्यात्मिक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं? अंदर कई दिव्य जानवर हैं। यदि आप एक को अनुबंधित कर सकते हैं, तो आप लिंग फैंग महाद्वीप पर जो चाहें कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां और स्वर्गीय सामग्रियां भी हैं जो लोगों को आध्यात्मिक देवता तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। लिन लियांग ने उत्सुकता से कहा। 1000 साल में एक बार, लेकिन हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिला। दादाजी लिन, अगर हम इस अकादमी प्रतियोगिता में प्रथम आ सके तो हमें क्या लाभ मिलेगा? लिंग रुओजू ने पूछा। वह दूसरों को लाभ का मौका नहीं देना चाहती थी। वह सदैव स्वार्थी रही है,
इसलिए निस्संदेह उसे अपना ही लाभ उठाना था। लिन लियांग ने कहा, यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तो भाग लेने वाले सभी छात्र स्वचालित रूप से क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक दायरे में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। वह जानता था कि यह लड़की क्या सोच रही है, इसलिए उसने उसे पहले ही समझा दिया ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। अन्य स्थानों के बारे में क्या? लिंग रुओजू ने पूछा। वह नहीं चाहती थी कि जिन स्थानों को पाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, उन लोगों को फायदा हो जिनसे वह नफरत करती थी। चैप्टर 84, दक्षिणी डस्क साम्राज्य के लिए प्रस्थान 5 अकादमी अन्य स्थानों को वितरित करेगी, लिन लियांग ने ईमानदारी से कहा। यह प्रमुख अकादमियों की परंपरा थी। लिंग रुओक्सू ने कहा, मुझे बचे हुए स्थानों में से 10 चाहिए। बाकी अकादमी को दिए जा सकते हैं। उसे पहले अपनी शर्तें बतानी थी ताकि बाद में कोई विवाद न हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लिन लियांग ने असहाय होकर कहा। वह जानता था कि यदि वह सहमत नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करेगी। यह लड़की रूहान नहीं थी। उसे अकादमी से जुड़े होने का कोई एहसास नहीं था। मैं इस बार आपके साथ जाने के लिए एल्डर कियू की व्यवस्था करूंगा। धन्यवाद, दादाजी लिन। वो एल्डर कियू को काफी पसंद करती थी। दादाजी लिन के साथ बात करने के बाद, लिंग रुक्स्यू बिना देर किए जनरल की हवेली लौट आए। सुएर, ओल्ड मैन लिन आपसे क्या चाहता था? जब लिंग क्विंगटियन ने अपनी पोती को वापस आते देखा तो जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, दादाजी, क्या आपने क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक रियलम के बारे में सुना है? लिंग रुओजू ने पूछा। एफिनिटी रहस्यवादी क्षेत्र की खाड़ी। क्या वह रहस्यवादी क्षेत्र फिर से प्रकट होने वाला है? लिंग क्विंगटियन ने सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा। व्यावहारिक रूप से उनके जैसे सभी शक्तिशाली लोग क्रीक ऑफ एफिनिटी मिस्टिक रियलम की किंवदंती को जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग तब तक इंतजार कर सकते थे। इसके अलावा, रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश के स्थान हमेशा प्रमुख अकादमियों के हाथों में थे, और बाहरी लोगों के लिए उन्हें प्राप्त करना असंभव था। हाँ, दादाजी लिन ने मुझे हर कीमत पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कहा था क्योंकि पहले एफिनिटी मिस्टिक क्षेत्र के क्रीक में प्रवेश करने के लिए 50 स्थान प्राप्त होंगे, लिंग रुओक्सू ने समझाया। क्या इस बार प्रतियोगिता बहुत तीव्र नहीं होगी? सुएर, आपको सावधान रहना होगा। लूना शैडो अकादमी हर तरह की घृणित चीजों में सक्षम है। इस बार प्रतियोगिता का स्थान लूना शैडो अकादमी में है। मुझे यकीन है कि वे जीतने के लिए सब कुछ करेंगे, लिंग क्विंगटियन ने चिंतित होकर कहा। दादाजी, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा, लिंग रुक्स्यू ने सांत्वना दी। दादाजी, मैं कल जा रहा हूँ। मैं बिग ब्रदर से मिलने जा रहा हूँ। जारी रखें। जब लिंग रुक्स्यू कोर्टी पवेलियन पहुंची, तो उसने अपने भाई को पैकिंग करते हुए देखा। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? लिंग रुओक्स्यू ने उत्सुकता से देखा कि उसका भाई खुद को व्यस्त कर रहा था जबकि सफेद बाघ का जोड़ा जमीन पर लेटा हुआ था और प्यार मोहब्बत का अभिनय कर रहा था। पैकिंग? आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? मिंग एन कहाँ है? हम कल फीनिक्स सिटी छोड़ देंगे। निश्चित रूप से, हमें सामान पैक करना होगा, लिंग रुहान ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बड़े भाई, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे साथ लूना कैपिटल जाना चाहते हो। हाँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। अगर आप अकेले जाएंगे तो मुझे सहज महसूस नहीं होगा, लिंग रुहान ने कहा। वह जानता था कि जुएर के पास स्वर्ग और पृथ्वी का कंगन है, इसलिए वह उसके साथ जाना चाहता था। क्या आपने दादाजी को बताया? लिंग रुक्सू ने पूछा। दादाजी शायद सहमत नहीं होंगे। अभी नहीं, चिंता मत करो, दादाजी निश्चित रूप से मुझे जाने देंगे। मैं पूरे सफेद बाघ परिवार के साथ आपके स्थान पर रह सकता हूँ। लिंग रुहान ने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। ठीक है, फिर बिग ब्रदर जुएर के साथ जाएगा, लिंग रुओजू ने असहाय होकर कहा। वह जानती थी कि वह अपने भाई को नहीं रोक सकती, लेकिन फिर भी वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है। जुएर से आगे निकलने के बाद उसे राहत महसूस हुई। बड़े भाई, मैं आपकी पैकिंग में खलल नहीं डालूंगा। फिर लिंग रुओजू अपने कमरे में लौट आई। जुएर, चूंकि रूहान आपके साथ लूना कैपिटल जा रहा है,
दादाजी ने इसके बारे में सोचा और आपके साथ भी जाने का फैसला किया। लेन क्विंगटियन ने लिसनिंग स्नो पवेलियन में आने के बाद सीधे तौर पर कहा। अफसोस, उन्हें अपने पोते और पोती की चिंता थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिंग रुओजू के पास शब्द नहीं थे। दादाजी भी इस आनंद में क्यों शामिल हो रहे हैं? चलो फिर साथ चलते हैं। बस इसे एक पारिवारिक सैर के रूप में माने। याद। यह सुनने के बाद लू ताओ और कुई झू ने अपनी युवा मिस को दयनीय दृष्टि से देखा। चलो साथ चलते हैं, लिंग रुओजू ने असहाय होकर कहा। प्रस्थान के दिन सभी लोग जल्दी ही हेवनली फीनिक्स अकादमी के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। जब लिन लियांग ने लेंग क्विंगटियन को देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। ओल्ड लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक, अपने पोते और पोती की रक्षा के लिए, लेंग क्विंगटियन ने गर्व से कहा। रूहान इतना चतुर था कि उसने जुएर के साथ जाने के बारे में सोचा। तो फिर मैं हमारी अकादमी के छात्रों की सुरक्षा करना चाहता हूँ, तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? लिन लियांग ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। आप नहीं कर सकते। आप प्रिंसिपल हैं, इसलिए आपको अकादमी में रहना होगा और उसकी देखरेख करनी होगी, लेन क्विंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप अभी भी एक महान सेनापति नहीं हैं? लिन लियांग ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली है। लिंग क्विंगटियन मुस्कुराए। अरे बूढ़े आदमी, तुम किस लिए इतने आत्मसंतुष्ट हो? लिन लियांग दहाड़ उठा। प्रिंसिपल, जनरल लिंग, बहुत से लोग देख रहे हैं। बुजुर्ग क्यू ने कुछ असहायता से मना किया। कितना शर्मनाक है। एल्डर क्यू, कृपया रास्ते में मेरा ख्याल रखें। लिंग क्विंगटियन ने बहुत विनम्रता से कहा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मेरा ख्याल रखें, जनरल लिंग। बुजुर्ग क्यू के माथे से पसीना टपक पड़ा। ऐसे शक्तिशाली बॉडीगार्ड के साथ यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। मिस, हमने सभी मिशन स्वीकार कर लिए हैं, फैंगदा ने लेंग रुक्सू के पास जाते हुए कहा। ठीक है, दादाजी, बड़े क्यू, चलें। लेंग रुक्सू ने सिर हिलाया। इस तरह 30 से अधिक लोगों के एक समूह ने लिन लियांग की नाराजगी भरी निगाहों के तहत फीनिक्स सिटी छोड़ दिया। आधे महीने बाद वे दक्षिणी डस्क साम्राज्य की सीमा पर एक छोटे से शहर में दाखिल हुए। मिस, मैं मिशन प्रस्तुत करने के लिए भाड़े के संग में जा रहा हूँ, फैंगदा ने कहा। उनकी युवा महिला ने उनसे कुछ मिशनों को स्वीकार करने के लिए भाड़े के संग में जाने के लिए कहा था जो उनके रवाना होने से पहले रास्ते में थे। इसलिए हर बार जब वे किसी नए शहर में पहुंचते, तो वह पहले पूरे किए गए मिशन जमा करता और फिर कुछ नए मिशन लेता जिन्हें वे सड़क पर कर सकते थे। जाओ, हम इस सराय में तुम्हारा इंतजार करेंगे। दादाजी, बड़े क्यू, आइए यहाँ बैठें। लिंग रुओजू को डाइनिंग हॉल में खिड़की के पास एक सीट मिली और वह बैठ गई। बाकी लोगों को भी सीटें मिल गईं और उन्होंने खाना ऑर्डर किया। रुओजू, भाई फेंग, भाई ये, भाई म्यू, क्या संयोग है। जब जूरी ने लेंग रुक्स्यू और अन्य लोगों को देखा तो वह जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। बड़े भाई जू, लेंग रुओक्सू को जूरी को इतनी छोटी जगह पर देखने की उम्मीद नहीं थी। जूरी को जानने वाले अन्य लोगों ने भी उनका अभिवादन किया। दादाजी, बुजुर्ग क्यू, वो हरिकेन मर्सिनरी ग्रुप के युवा मास्टर हैं। उन्होंने ही मुझे बिग ब्रदर की चोट के बारे में खबर दी थी, लेंग रुओक्सू ने समझाई। अध्याय 85, दक्षिणी डस्क साम्राज्य के लिए प्रस्थान 6। धन्यवाद, यंग मास्टर जू। आप बहुत विनम्र हैं, जनरल लिंग। इस जूनियर ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जूरी ने तुरंत कहा। बड़े भाई जू, क्या आपके पास कोई मिशन है? लिंग रुओजू ने उन्हें एक स्पिरिट घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी की सुरक्षा करते हुए देखा। हाँ, हम अभी वेस्टर्न लाइट से लौटे हैं, जूरी ने समझाया। बड़े भाई जू, हमें अभी भी कल यात्रा करनी है, इसलिए हम पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाएंगे। लिंग रुओक्सू ने कुछ देर बातचीत करने के बाद सीधे कहा और देखा कि सभी ने लगभग खाना खा लिया था। ठीक है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लिंग युआन, यहीं रुकें और फैंगदा की प्रतीक्षा करें। बाकी लोग आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। लिंग रुक्स्यू ने आदेश दिया। हाँ मिस। अपने कमरे में जाने के बाद
लिंग रुओजू जल्दी आराम करने वाली थी, तभी उसने किसी को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। तुम यहाँ क्यों हो? लिंग रुओजू ने दरवाजा खोला और देखा कि वो सनकी वहां खड़ा था। जुएर, तुम इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों लौट आए? मैं जुएर के साथ बातचीत जारी रखना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं जल्दी आराम करना चाहता हूँ, लिंग रुक्स्यू ने कहा। तो फिर जल्दी आराम करो। जुएर थका हुआ लग रहा है। ठीक है, लिंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। अगले दिन, जैसे ही भोर हो रही थी, लिंग रुओजू और अन्य लोग प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें अप्रत्याशित रूप से सराय के बाहर जू री का सामना करना पड़ा। रुओक्सू, क्या संयोग है? क्या आप प्रतियोगिता के लिए लूना कैपिटल जा रहे हैं? हम एक साथ क्यों नहीं जाते ताकि हम सड़क पर एक दूसरे का ख्याल रख सकें? जू री ने मुस्कुराते हुए कहा। बिग ब्रदर जू, हम फिलहाल लूना कैपिटल नहीं जा रहे हैं, इसलिए यह वास्तव में रास्ते में नहीं है, लिंग रुओक्सू ने उदासीनता से कहा। वो एक अलग रास्ता अपनाना चाहती थी। इसके अलावा, उसे पहले ही पता चल गया था कि गाड़ी में सवार व्यक्ति एक राजकुमारी थी, और वह दक्षिणी डस्क साम्राज्य के सम्राट की सबसे प्रिय राजकुमारी थी। वो हमेशा राजकुमारियों के प्रति उदासीन रही थी। इसके अलावा, अगर उनके साथ इतनी लाड़ प्यार वाली राजकुमारी हो तो यह सड़क पर एक बड़ा बोझ होगा। हाँ, भाई जू, हमारे पास करने के लिए अन्य काम हैं और फिलहाल हम लूना कैपिटल नहीं जाएंगे, फैंग मोरन ने कहा। वह जानता था कि जुएर उनके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से उसे उसके साथ सहयोग करना पड़ा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें लूना कैपिटल में देखूंगा, जूरी ने कुछ निराशा के साथ कहा। रुओक्सू, हम उनके साथ क्यों नहीं गए? फैंग एओरन ने हैरानी से पूछा। कष्टप्रद, चलो दूसरे रास्ते पर चलते हैं, लिंग रुओजू ने कहा। रुओक्सू, दूसरे रास्ते को पार करना बहुत कठिन है, बुजुर्ग कियू ने उसे याद दिलाया। एल्डर कियू, हमने रास्ते में कई आसान रास्ते भी नहीं अपनाए, लिंग रुओजू ने कहा। उनका मुख्य लक्ष्य उन्हें दुनिया का अनुभव कराना था। यदि वे जीवन का आनंद लेने के लिए यहाँ होते, तो क्विल उन्हें पूरे रास्ते उड़ा सकता था। उस पर्वत को 1000 क्राई माउंटेन कहा जाता है। यह दक्षिणी डस्क की सीमाओं के भीतर सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक पर्वत है। लूना कैपिटल की ओर जाने वाली सड़क के लिए हमें 1000 क्राई माउंटेन को पार करना होगा, लेन क्विंगटियन ने पहाड़ को देखते हुए समझाया। क्या हर कोई तैयार है? हाँ, चलो चलें, लिंग रुक्स्यू ने आदेश दिया। वे 1000 क्राई माउंटेन में चले गए और जब उन्होंने इसमें प्रवेश किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना ऊंचा और खड़ी है। पहाड़ की चोटियां लगातार उठती और गिरती रहीं, और उन्होंने बाहर से जो देखा वह केवल हिमशैल का सिरा था। इसके अलावा, वे ऊंची चोटियों के बीच बहुत महत्वहीन महसूस करते थे। लिंग रुओजू और अन्य लोग एक पहाड़ की चोटी को पार करने से पहले लगभग एक दिन तक चले। बड़े भाई, आप स्वर्ग और पृथ्वी के कंगन में क्यों नहीं रहते? लिंग रुओजू ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे डर था कि उसका भाई बहुत थक गया होगा। सुएर, क्या तुम मुझे नीचे देख रही हो? यह सिर्फ एक पहाड़ है, लिंग रुहान ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। सुएर, हमें शिविर लगाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। ये चेन ने आसमान की ओर देखा। ठीक है, चलो यहीं डेरा डालें। यह देखते हुए कि यह स्थान विशाल और समतल है, लिंग रुओजू ने सीधे कहा। वह जानती थी कि सभी लोग थोड़े थके हुए भी थे। हमने आसान रास्ता क्यों नहीं अपनाया? हमें कब तक चलते रहना होगा? अचानक एक तेज महिला आवाज आई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या आपको इससे कोई समस्या है? लिंग रुओजू की खूबसूरत आंखें पानी की तरह शांत थीं, जब वह समूह की एकमात्र अन्य लड़की कांग मिन को देख रही थी। बेशक मुझे एक समस्या है, कांग मिन ने कुछ ईर्ष्या से कहा। वो एक प्रतिभाशाली कारीगर थी, जिसका जन्म हर किसी के सम्मान के लिए हुआ था। लेकिन इन लोगों के साथ उसे कोई भी तरजीही व्यवहार नहीं मिला। पूरे रास्ते उसे नजरअंदाज किया गया, और एक बंजर पहाड़ पर रहने के कारण अंततः वह, जो हमेशा घमंडी थी, गुस्से में फूट पड़ी। क्या तुम अब यहाँ नहीं रहना चाहते? लिंग रुओजू ने ठंडे स्वर में कहा। पवित्र हॉल के लोगों के अलावा,
अन्य 3 प्रभागों ने अपने साथ एक प्रतिनिधि भेजा। कांगमिन आर्टिफिसर डिवीजन द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि था और वह हमेशा श्रेष्ठ महसूस करती थी। रास्ते में उसने बहुत सारी शिकायतें की, लेकिन लेंग रूक्स्यू ने एल्डर कियू की खातिर कुछ नहीं किया। यह विलक्षण महिला शायद अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी ईश्वर विहीन जगह पर कोई भी नहीं रहना चाहता। कांग मिन चिल्लाया, ओह, क्या कोई और है जो यहाँ नहीं रहना चाहता? मुझे अभी बताओ और मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे भेज दूंगा, लेंग रूक्सू ने उदासीनता से कहा। उनकी टीम को बिगड़ेल युवा मास्टर्स और महिलाओं की जरूरत नहीं थी। कांगमिन, हंगामा करना बंद करो। प्रिंसिपल ने कहा कि हमें यात्रा पर रुओक्सू की व्यवस्था सुननी होगी। एल्डर क्यू गुस्से में दहाड़ते हुए बोले। किस आधार पर? मैं एक कारीगर हूँ, कांगमिन ने नाराजगी से कहा। तुम्हारे जैसे साधारण कलाकार में इतनी अच्छी बात क्या है? फैंगडा ने तिरस्कारपूर्वक मजाक उड़ाया। यह सही है, आप केवल एक कारीगर हैं। देखो आप कितने आत्मसंतुष्ट हैं। लिन युआन ने प्रतिध्वनि की। उसकी नवयुवती भी एक कारीगर थी। तू कांगमिन इतने गुस्से में था कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। इन असभ्य लोगों ने वास्तव में एक महान कारीगर को अपमानित करने का साहस किया। मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। कांगमिन, चुप रहो। उपद्रव करना बंद करो। बुजुर्ग क्यू फिर दहाड़े। यह कांग्रेसमैन इतना परेशानी भरा कैसे हो सकता है? उसका निर्णय वास्तव में खराब है। अफसोस। बुजुर्ग क्यू, आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे पहाड़ से नीचे भेज दूंगा, लेंग रूक्स्यू ने अधीरता से कहा। क्या तुम दोनों उसके साथ पहाड़ से नीचे उतरने वाले हो? लेंग रुओजू ने कीमियागर और जानवर प्रशिक्षक प्रभाग के 2 छात्रों से पूछा। नहीं, उन दोनों ने एक स्वर में कहा। हालांकि जब वे पहली बार लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों के साथ निकले थे तो वे भी शिकायतों से भरे हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साथ रहने के बाद वे वास्तव में आश्वस्त हो गए थे। इसके अलावा वे धीरे धीरे अध्यात्मवादियों की तरह एक आदर्श के रूप में लेंग रूक्स्यू की पूजा करने लगे। चैप्टर 86, जूरी के साथ एक और मुठभेड़। एक बहुत अच्छा। लेंग रुओजू उनके उत्तर से बहुत संतुष्ट थे। क्विल, उसे लूना कैपिटल भेजो। लेंग रूक्स्यू ने क्विल को बुलाया। हाँ मास्टर। क्विल ने कांगमिन को मोटे तौर पर अपनी पीठ पर फेंका और लूना कैपिटल की ओर उड़ गया। मिस, उस तरह के व्यक्ति पर गुस्सा मत होइए, फैंगडा ने सांत्वना दी। युवा महिला उनके दिलों में भगवान थी। उस तरह की महिला इतनी भ्रमित कैसे हो सकती है कि अपनी तुलना उस युवा महिला से करे? वह सचमुच अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रही थी। मैं कैसे क्रोधित हूँ? लेंग रुओजू ने पूछा। ओह, मिस नाराज नहीं हैं। फैंगडा ने तुरंत खुद को सुधारा। सुएर, इस पहाड़ को पार करने के बाद एक शहर है, लेंग क्विंगटियन ने कहा। एक देश के जनरल के रूप में वह विभिन्न देशों की स्थलाकृति से बहुत परिचित थे। हालांकि इस 1000 क्राई माउंटेन से गुजरना आसान नहीं था, खतरों का मतलब अवसर भी था। दादाजी, आपको और बड़े भाई को आज रात आराम करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी कंगन में प्रवेश करना चाहिए। लेंग रूक्स्यू ने सोच समझकर कहा। पहाड़ पर बहुत ठंड थी, इसलिए उसे अपने भाई के स्वास्थ्य की चिंता थी। कोई जरूरत नहीं है। दादाजी इतने बेकार नहीं हैं। लेंग क्विंगटियन ने कहा। जब उन्होंने युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व किया तो यह बहुत अधिक कठिन था। फैंगडा, इसे सभी के लिए ग्रिल करें। लेंग रूक्स्यू ने मिस्टी वुड्स में मारे गए पानी के अजगर का मांस निकाला। हमारे पास मिस का अनुसरण करके ही खाने के लिए मांस है। फैंगडा ने खुशी से कहा। उन्होंने काफी समय से अजगर का मांस नहीं खाया था और उन्हें इसकी कमी महसूस हो रही थी। 2 घंटे बाद क्विल वापस आया। बिग ब्रदर क्विल, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आओ, कुछ मांस खाओ। फैंगडा ने उसे आभार व्यक्त करते हुए ग्रिल्ड मांस का एक टुकड़ा दिया। धन्यवाद। एक छोटे पक्षी में परिवर्तित होने के बाद क्विल ने बेपरवाही से मांस खाना शुरू कर दिया। रुओक्सू, तुम्हारा चील किस स्तर का पवित्र जानवर है? वह बहुत तेज है, बुजुर्ग क्यू ने ईर्ष्या से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि रुओजू के पास एक ऐसा बाज है कि उसे रास्ते में भागने की कोई जल्दी नहीं थी। एल्डर क्यू, क्विल कोई पवित्र जानवर नहीं है।
लिंग रुक्सू ने क्विल के मुलायम पंखों को सहलाया। पवित्र जानवर नहीं, फिर वह क्या है? वह दिव्य जानवर नहीं हो सकता। बुजुर्ग कियू ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। क्विल एक दिव्य जानवर है, लिंग रुक्सू ने उदासीनता से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एल्डर कियू के हाथ का खाना जमीन पर गिर गया। जब वह अविश्वास में क्विल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने से संदिग्ध तरल पदार्थ टपकता हुआ प्रतीत हुआ। वह वास्तव में एक दिव्य जानवर है। बुजुर्ग कियू मन ही मन बुदबुदाया। जब उसने क्विल को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस बाज का स्तर नहीं बता सका। यह पता चला कि यह बाज उससे अधिक ताकतवर था। वो मुझे अचानक बहुत हीन भावना महसूस होती है। ओल्ड क्यू, मेरी संवेदनाएं। लिंग क्विंगटियन ने उसे सांत्वना दी। भाग्य कोई ईर्ष्या करने वाली चीज नहीं थी। जब सब लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, तभी दूर से सरसराहट की आवाज आई। वह आवाज क्या है? ये चेन ने सावधानी से पूछा। मास्टर, यह आग की चींटियां हैं। शाम ने ध्यान से सुना। क्या आग की चींटियां? यहाँ आग की चींटियां कैसे हो सकती हैं? हर कोई हैरान था, लेकिन किसी को डर नहीं था। यह सब इस अवधि के दौरान लिंग रुओजू द्वारा उन्हें पीड़ा देने के कारण था। प्रिय गुरु, अग्नि चींटियां बहुत कष्टप्रद होती हैं। डार्लिंग का चेहरा घृणा से भरा था। मनुष्य और आत्मिक जानवर दोनों अग्नि चींटियों से नफरत करते थे। अग्नि चींटियां भी एक प्रकार की आत्मिक जानवर थीं, लेकिन वे बहुत कष्टकारी और विनाशकारी थीं। अग्नि चींटियों के समूह से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाने के लिए भागें, अन्यथा अग्नि चींटियां जब आपको फंसा लेंगी तो आप उनका भोजन बन जाएंगे। पूरी अग्नि चींटी कॉलोनी का नेतृत्व एक अग्नि चींटी राजा द्वारा किया जाता था, और अग्नि चींटी राजा को छोड़कर कॉलोनी में अग्नि चींटियां केवल प्राथमिक और मध्यवर्ती आत्मा जानवर थीं। उनमें अभी भी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी और वे केवल खाना ही जानते थे, और कुछ भी उनका भोजन बन सकता था। क्या आप में से कोई फायर एंट किंग के साथ अनुबंध करना चाहता है? लिंग रुओक्सू ने डार्लिंग के मुलायम फर को आराम से सहलाते हुए सभी से पूछा। हर कोई हतप्रभ था। मिस, ऐसी घृणित चीज का अनुबंध कौन करना चाहेगा? लिन युआन इतना निराश था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। आपको ध्यान से सोचना होगा। फायर एंट किंग को अनुबंधित करना फायर एंट सेना के मालिक होने के बराबर है। लिंग रुक्स्यू ने उन्हें सद्भावना की याद दिलाई। क्या मैं इसे अनुबंधित कर सकता हूँ? कीमियागर विभाग के छात्र लियू यान फुसफुसाए। हालांकि वह एक कीमियागर थे, लेकिन एक अध्यात्मवादी के रूप में उनका स्तर बहुत निम्न था। अग्नि चींटियों की कॉलोनी के साथ खुद को बचाने की उनकी क्षमता में नाटकीय रूप से सुधार होगा। जरूर। लिंग रुओक्सू ने नाजुक और सुंदर लियू यान को देखा और इस छात्र पर अच्छा प्रभाव डाला। जब वे चर्चा कर रहे थे, अग्नि चींटियों के घने झुंड ने पहले ही उन्हें घेर लिया था। दरार, दरार। जब उसने लाल चींटियों को देखा, जो इंसान की ऊंचाई से आधी थीं और जिनके चिमटे नुकीले नुकीले दांतों से ऊंचे उठे हुए थे, तो लिंग रुओजू की खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्तर 9 के पवित्र जानवर भी इन लोगों को भड़काने के लिए तैयार नहीं हैं। वे वास्तव में कष्टप्रद हैं। लेकिन अग्नि चींटी राजा कहाँ है? आप सभी पीछे हटें, लिंग रुक्स्यू ने याद दिलाया। मेरी पीठ पर बैठो, क्विल ने कहा जैसे वह अचानक हवा में बड़ा हो गया। लिंग रुक्स्यू का ध्यान भटकने से रोकने के लिए हर कोई क्विल की पीठ पर चढ़ गया। सुएर, तुम्हें सावधान रहना होगा। लिंग रूहान चिंतित होकर चिल्लाया। सुएर, दादाजी आपकी मदद करेंगे। लिंग किंगटियन अपनी पोती के पास खड़े थे। वह अपनी बहुमूल्य पोती को अकेले कैसे लड़ने दे सकते थे? और मुझे? ये चेन लिंग रुओजू के दूसरी तरफ खड़ा था। आग चींटी राजा के बाहर आने पर आप उसका सामना करेंगे। लिंग रुओक्सू ने ये चेन से कहा। ठीक है, उस बड़ी चींटी को मेरे पास छोड़ दो। दादाजी, चलो शुरू करें। ठीक है, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों का लंबे समय से व्यायाम नहीं हुआ है, लिंग क्विंगटियन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा। लिंग रुओजू हाथ में अपनी तेज तलवार लेकर चींटियों की बस्ती में घुस गई।
उसने उल्का तलवार तकनीक के ब्लेजिंग ट्री सिल्वर फ्लावर का उपयोग किया और अनगिनत चिंगारियां सितारों की तरह अग्नि चींटी कॉलोनी की ओर चली गईं। अग्नि चींटियों में से 1/3 तुरंत मर गईं और अनगिनत घायल हो गईं। लिंग क्विंगटियन मात नहीं खाना चाहता था। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अग्नि तत्व स्वर्गीय आध्यात्मिक कौशल ब्लेजिंग फ्लेम ब्लेज एरा को उजागर किया। आग की लपटों से भरा आसमान आग की चींटियों की कॉलोनी में फैल गया और उनमें से 1/3 तुरंत मर गए। अद्भुत। क्विल की पीठ पर खड़े लोग मुंह खोलकर एकतरफा लड़ाई को देखते रहे। यह पहली बार था जब कई लोगों ने लेंग रूक्सू को पिछली चयन प्रतियोगिता के अलावा लड़ते हुए देखा था। वीर, अजय और प्रसिद्ध जनरल लेंग के शामिल होने से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि दादा और पोती के संयोजन के नेतृत्व में यह लड़ाई उनके लिए कितनी चौंकाने वाली थी। चैप्टर 87 जूरी के साथ एक और मुठभेड़ दो तुम्हारी मेरे बच्चों को मारने की हिम्मत कैसे हुई। लगभग आधी अग्नि चींटियां मर जाने के बाद अंततः अग्नि चींटी राजा प्रकट हुआ। अंततः बाहर आ गया। लेंग रुओक्सू ने हमला करना बंद कर दिया और अपनी सुंदर आंखों से अग्नि चींटी राजा की ओर देखा। ये राजा डर के मारे इतना डरना क्यों पसंद करते हैं? क्या वे खुलकर सामने नहीं आ सकते? वे इतने शर्मीले क्यों हैं? अग्नि चींटियों का राजा सामान्य अग्नि चींटियों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक लंबा था। उसका पूरा शरीर जलती हुई लपटों के समान चमकीला था और उसके ऊपर 2 बड़े चिमटे उठे हुए थे। यह स्तर 5 का पवित्र जानवर था और यह निश्चित रूप से अपनी अग्नि चींटी कॉलोनी को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ स्तर 9 के पवित्र जानवर जितना मजबूत होगा। इतने सारे अच्छे सहायक। बुरा नहीं, वो बहुत संतुष्ट थी। अग्नि चींटी राजा को उभरता देख लेंग किंगटियन भी रुक गए। दादा और पोती चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए और युद्ध का मैदान ये चेन को दे दिया। बड़ी चींटी, यहाँ आओ, ये चेन ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को लुभाने वाले बड़े बुरे भेड़िए की तरह धीरे से कहा। अरे इंसान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अग्नि चींटी राजा ने भयंकर दहाड़ लगाई और ये चेन पर हमला कर दिया। ये चेन ने अपनी मुट्ठी बंद की और फायर एंट किंग के सिर पर मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ फायर एंट किंग पलट गया और उसके पैर हवा में उल्टे हो गए। अपने आकार के कारण, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वो पलट नहीं सकता था और वह केवल अपने पैरों को मारना ही जारी रखता था। मानव, तुम बहुत नीच हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अग्नि चींटी राजा डैक और आक्रोश में दहाड़ने लगा। तुम चींटियों को धमका रहे हो। वो धिक्कार है इंसानों। मैं क्या यह संभव है? सभी के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। लेंग रूक्सू ने अग्नि चींटियों की कॉलोनी पर नजर डाली, जो इतनी डरी हुई थी कि वे जमीन में दब जाना चाहती थीं। वो अग्नि चींटी राजा के पास गई और उसके लाल लाल शरीर पर प्रहार किया। बुरा नहीं, बहुत मजबूत। लेंग रूक्सू की प्रशंसा की गई। अग्नि चींटी राजा, क्या हम कुछ चर्चा करें? लेंग रूक्सू ने बेहद दयालुता से पूछा। क्या, इंसानों, तुम बहुत नीच हो। अग्नि चींटी राजा गुस्से से दहाड़ने लगा। क्या तुम घृणित व्यक्ति नहीं हो? हम में से केवल बहुत कम हैं, लेकिन देखो तुम्हारे बीच कितनी चींटियां हैं। लेंग रूक्सू ने उन चींटियों की ओर इशारा किया जो अभी तक नहीं मरी थीं। यह है। अग्नि चींटी राजा अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि इसके पक्ष में और भी बहुत कुछ था। अग्नि चींटी राजा, जब तक तुम उसका आत्मिक जानवर बनने के लिए सहमत हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम क्या सोचते हो? लेंग रूक्सू ने लियू यान की ओर इशारा किया। अग्नि चींटी राजा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं एक कमजोर इंसान का आध्यात्मिक जानवर नहीं बनना चाहता। चींटी होते हुए भी उसका गौरव था। तो मर जाओ। लेंग रुओजू ने उदासीनता से कहा। उसकी उंगलियों से भारी मात्रा में अग्निगुण आध्यात्मिक शक्ति निकली और अग्नि चींटी राजा पर गिरी। वह सिर्फ एक चींटी थी, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं एक आत्मिक जानवर बनने के लिए सहमत हूँ। अग्नि चींटी राजा ने बिना रीढ़ की हड्डी के कहा। वो दर्द होता है। ये इंसान मुझे ऐसे कैसे मार सकता है? बहुत डरावना। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था।
आग चींटी राजा को वश में करते हुए लिंग रुओजू ने असंतोष से कहा, लियू यान, नीचे आओ और इसके साथ अनुबंध करो। लिंग रुओक्सू ने लियू यान से कहा, धन्यवाद। लियू यान ने अग्नि चींटी राजा के साथ मास्टर स्लेव अनुबंध स्थापित करने के बाद कृतज्ञतापूर्वक लिंग रुक्स्यू से कहा, मैं, लियू यान, लिंग रुओक्सू को अपना स्वामी मानने को तैयार हूँ। मैं हमेशा वफादार रहूंगा और आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, लियू यान ने अचानक कहा। फिर अनुबंध स्थापित करने के लिए उतरी। आप बुरे नहीं हैं। हमारी युवा महिला के पीछे आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है। फैंग दा ने लियू यान के कंधे को थपथपाया। उसे यह स्मार्ट छोटा साथी पसंद आया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लिंग रुक्स्यू ने हल्के से कहा। वह केवल अपने मूड के अनुसार काम करती थी और बदले में कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं करती थी। मैंने यह स्वेच्छा से किया, लियू यान ने कहा। उन्होंने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन उन्हें उनके बीच का माहौल पसंद आया। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन वास्तव में उसके मन में उनमें से एक बनने की इच्छा थी। सभी लोग जल्दी आराम करें। हमें कल पदयात्रा जारी रखनी है, लिंग रुक्सू ने असहायता से कहा। सुएर, आइए भविष्य में अन्य लोगों के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप न करें। अन्यथा हमें भविष्य में और अधिक लोगों से परेशान होना पड़ेगा, ये चेन ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। लियू यान और अन्य छात्र वही थे। वे सभी जुएर का अनुसरण करना चाहते थे। हालांकि वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, फिर भी वह बहुत अप्रसन्न था। मैं सोने जा रहा हूँ। लिंग रुक्सू ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। ईर्ष्यालु पुरुष अनुचित होते हैं। 5 दिन बाद लिंग रुओजू और अन्य लोग बिना किसी दुर्घटना के 1000 क्राई माउंटेन से बाहर निकले। सभी के पास फलदार फसल थी और उनके चेहरे खुशी से मुस्कुराहट से भरे हुए थे। इस 1000 क्राई माउंटेन की प्रतिष्ठा के कारण कुछ ही लोगों ने इस पर आने की हिम्मत की, इसलिए लिंग रुओक्सू ने इस पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटियां और खाने योग्य पहाड़ी खजाने इकट्ठा किए थे। दूसरों के पास भी अपनी फसलें थीं। सुएर, क्लाउड सिटी बिल्कुल आगे है। चलो तरोताजा होने के लिए एक सराय खोजें। लिंग क्विंगटियन ने कहा, ये बच्चे भिखारियों की तरह गंदे हैं। ठीक है, लिंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। क्लाउड सिटी में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक सराय मिली और अगले दिन निकलने से पहले वे केवल एक रात रुके। क्लाउड सिटी छोड़ने के बाद वे लगभग 2 दिनों तक चले और लूना कैपिटल के निकटतम शहर डार्क माउंटेन टाउन पहुंचे। लिंग रुओक्सू और अन्य लोगों को एक बेतरतीब सराय मिली, उसमें बस गए और खाना खाने के लिए नीचे रेस्तरां में चले गए। रुओक्सू, इस डार्क माउंटेन टाउन को पार करने के बाद हम लूना कैपिटल पहुंचेंगे, एल्डर क्यू ने कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने अकादमी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इतनी लंबी यात्रा की थी। एल्डर क्यू, अकादमी प्रतियोगिता में कितने दिन बाकी हैं? लिंग रुओजू ने पूछा। अभी भी 5 दिन हैं। हम शायद 2 दिनों में लूना कैपिटल पहुंच जाएंगे, एल्डर क्यू ने कहा। रुओक्स्यू, लिंग रुक्स्यू ने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जूरी कुछ ही दूरी पर खड़ी है और उसकी ओर हाथ हिला रही है। बड़े भाई जू, क्या आपने एक नया मिशन स्वीकार किया? लिंग रुओजू ने संदेह से पूछा। हम अभी तक लूना कैपिटल तक भी नहीं पहुंचे हैं, जू री ने बेबसी से कहा। जिस राजकुमारी की वे रक्षा कर रहे थे वह सचमुच कष्टकारी थी। बड़े भाई जू, क्या आपके पास उड़ने वाले आत्मा वाले जानवर नहीं हैं? आप गाड़ियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? लिंग रुओजू थोड़ा हैरान था। यदि वे उड़ने वाले आत्मिक जानवरों का उपयोग करते, तो वे बहुत पहले ही चंद्र राजधानी में आ गए होते। राजकुमारी को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए हम केवल गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, जूरी ने कुछ उदास होकर कहा। उन्होंने अपने पिता से इस मिशन को स्वीकार न करने के लिए कहा था, लेकिन उनके पिता ने उनकी बात नहीं मानी। अंत में उस कुलीन राजकुमारी को रास्ते में परेशानियां मिलती रहीं और उसके भाड़े के सैनिकों को भी बहुत सारी शिकायतें हुई। चैप्टर 88, जूरी के साथ एक और मुठभेड़ 3, बिग ब्रदर जू, हम आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहे हैं। हमें अभी भी कल यात्रा करनी है।
लिंग रुओक्सू ने जू री को सहानुभूतिपूर्वक देखा। बुजुर्ग क्यू, चलो ऊपर चलें। ठीक है। बुजुर्ग क्यू ने कुछ नाराजगी के साथ जू री की ओर देखा। हम उनसे दोबारा क्यों मिले? बहुत कष्टप्रद। अगली सुबह लिंग रुओजू और अन्य लोग निकल पड़े। सुएर, चलो जल्दी चलें। फैंग मोरन ने सड़क पर चलते हुए कहा। डार्क माउंटेन टाउन में इतने कम लोग क्यों हैं? बड़े भाई, क्या आप थक गए हैं? लिंग रुओक्सू ने अपने भाई को कुछ दुख भरी दृष्टि से देखा। उसके भाई के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, इसलिए इतनी दूर तक पैदल चलना बहुत थका देने वाला था, लेकिन उसने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। मूर्ख लड़की, मैं ठीक हूँ। सुएर की चिंता ने लेंग रूहान को खुश कर दिया। चलो आज रात यहीं डेरा डालें। ये चेन ने लगभग एक दिन चलने के बाद यह सुझाव दिया कि देर हो रही थी। ठीक है। सभी ने जल्दी से अपना तंबू लगाया, अपना भोजन समाप्त किया और सोने जाने से पहले कुछ गार्ड छोड़ दिए। क्या चल रहा है? आधी रात में जब लेंग रुओजू ने कुछ हंगामा सुना तो वह अपने तंबू से बाहर निकली। यह जू री और उसके लोग हैं। कोई बात नहीं। सुएर, सो जाओ। ये चेन ने सोच समझ कर कहा, लेकिन उसकी आंखें जूरी और अन्य लोगों पर खंजर चला रही थीं। क्या बात है? लिंग क्विंगटियन अपने तंबू से बाहर चला गया। जू री ने शर्मिंदा होकर कहा, आपको परेशान करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। रास्ते भर इस इच्छाधारी राजकुमारी ने उसे बुरी तरह सताया था। बड़े भाई जू, आपने हमें आधी रात में क्यों जगाया? लिंग रुओजू ने अप्रसन्न स्वर में पूछा। रुओक्सू, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। जू री ने असहाय होकर उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वे सराय में खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन किसी कारण से राजकुमारी ने आधी रात में यात्रा करने की जिद की। वह रास्ते में ही डेरा लगाना चाहती थी, लेकिन वास्तव में वह यहीं डेरा लगाना चाहती थी। उनके पास कोई तंबू कैसे हो सकता है? इसलिए उसके पास आकर कुछ उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े भाई जू, मुझे क्षमा करें, लेकिन हमारे हाथ में जो तंबू हैं वे बिल्कुल सही हैं और हमारे पास आपके लिए कोई अतिरिक्त तंबू नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। लिंग रुक्स्यू ने सुझाव दिया। मनमौजी कुलीन राजकुमारियों के प्रति उसकी कभी भी अच्छी धारणा नहीं रही थी और वह इस राजकुमारियों के साथ उलझना नहीं चाहती थी। युवा मास्टर जू, जब हम बाहर आए तो हमने बहुत सारे तंबू तैयार नहीं किए थे, लेकिन मैं आपको एक तंबू दे सकता हूँ। लिंग क्विंगटियन ने विनम्रता से कहा और अपनी पोती की ओर देखा। यह लड़की वास्तव में बहुत सीधी है। यह जू री की गलती नहीं है। धन्यवाद, जनरल लिंग। एक ही काफी है, जू री ने अजीब तरीके से कहा। युवा मास्टर जू, मैं तुम्हें उस तंबू का उपयोग करने दूंगा। लिंग क्विंगटियन ने अपने तंबू की ओर इशारा किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जू री उन्हें धन्यवाद देने के बाद और देर रुकने में शर्मिंदा थी। बेटा, तुम इतनी सीधी क्यों हो? लिंग क्विंगटियन ने पूछा। मैं बस यही चाहता हूँ कि वे जल्दी से चले जाएं, लिंग रुक्स्यू ने कहा। वह वास्तव में शाही परिवारों के लोगों को पसंद नहीं करती थी। आह, यह जगह बहुत गंदी है। यह गंध क्या है? इससे बदबू आती है। तंबू से एक अप्रिय महिला आवाज आई। दादाजी, क्या आपने सुना? लिंग रुओजू ने स्पष्ट रूप से कहा। वह जानती थी कि उन्हें दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह लाड़ प्यार वाली राजकुमारी एक तंबू में कैसे रह सकती थी? दादाजी, आपको इस तरह की महिला से नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये चेन ने तुरंत जनरल लिंग को सांत्वना दी जब उसने देखा कि वो विस्फोट करने वाला है। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, लिंग क्विंगटियन ने कहा। हम्फ, दृष्टि से ओझल, दिमाग से ओझल। राजकुमारी, तुम वही हो जिसने सराय होते हुए भी तंबू में रहने की जिद की थी। यदि तुम इतने नकचढ़े हो, तो मेरे भाइयों के साथ बाहर रहो और मच्छरों को खाना खिलाओ, जूरी ने ठंडे स्वर में कहा और तंबू छोड़ने के लिए मुड़ा। रास्ते में उसने काफी कुछ खा लिया था। जूरी, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अनियंत्रित राजकुमारी गुस्से से दहाड़ने लगी। राजकुमारी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नौकरानी ने तुरंत उसे सांत्वना दी।
उसका रवैया देखो, मैं एक राजकुमारी हूँ, उसकी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई। शाही पिता तो यह भी चाहते हैं कि मैं उनसे विवाह करूं। हम्फ, कोई मौका नहीं। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही क्रोधित होती जाती। राजकुमारी, देर हो रही है, चलो आराम करें, हमें कल जल्दी करनी है। यदि आप वास्तव में क्रोधित हैं तो हम महामहिम से महल लौटने पर उसे सबक सिखाने के लिए कह सकते हैं, एक अन्य नौकरानी ने सुझाव दिया। ठीक है, हम वापस जाएंगे और इंपीरियल फादर से मेरे लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए कहेंगे। अनियंत्रित राजकुमारी ने अनुचित ढंग से कहा। यह उन्हें भेजें। लिंग रोजू ने ये चेन को शराब की कुछ बोतलें दी और फिर अपने तंबू में लौट आई। मेरी जुएर की जबान तेज है लेकिन दिल नर्म है। ये चेन थोड़ा ईर्ष्यालु था, लेकिन फिर भी वह शराब की बोतलें लेकर चला गया। यहाँ, अपने आप को गर्म करने के लिए कुछ ले लो। ये चेन ने हरिकेन मर्सिनरी ग्रुप को शराब वितरित की। धन्यवाद, भाई, जूरी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। क्योंकि वे जल्दी में चले गए थे, उन्होंने बाहर डेरा डालने के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया। भविष्य में मिशन स्वीकार करते समय आपको सावधान रहना होगा। आप ऐसे ग्राहक को स्वीकार नहीं कर सकते, भले ही वे आपको अधिक भुगतान करें, ये चेन ने भावुक होकर कहा। कुछ चीजों में मदद नहीं की जा सकती। आपका ब्लेजिंग फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप भविष्य में भी ऐसे ग्राहकों से मिलेगा, जूरी ने उसे याद दिलाया। यहीं आप गलत हैं। हमारा ब्लेजिंग फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप ऐसे ग्राहकों को स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप हमें कोई अनुरोध सौंपना चाहते हैं, तो आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा, ये चेन ने उदासीनता से कहा। क्या यह संभव है? जूरी ने अनिश्चितता के साथ पूछा। सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से इस पर निर्भर करता है कि आप वो बनना चाहते हैं जो नियम निर्धारित करता है या वह जो नियमों का पालन करता है, ये चेन ने कहा। उनका मानना था कि जूरी स्मार्ट थी और समझ जाएगी कि उसका क्या मतलब है। हमारे तंबू में हमारे साथ शामिल हों। ये चेन ने जाने से पहले हरिकेन मर्सिनरी ग्रुप से कहा। नियम निर्धारित करें, नियमों का पालन करें। जूरी बुदबुदाया। वह आग से बचा एकमात्र व्यक्ति था। अगली सुबह, लिंग रोजू अपने तंबू से बाहर निकली और उसने जूरी को बुझी हुई आग के पास अकेले बैठे हुए देखा। बड़े भाई जू, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? लिंग रोजू ने उदासीनता से कहा। वह जानती थी कि सन की ये चेन ने कल उससे कुछ देर बात की थी। हाँ, मेरे पास है, जूरी ने कहा। जूरी ने अजीब तरीके से कहा, रोक्सू, कल तुम्हें परेशानी पहुंचाने के लिए मुझे बहुत खेद है। चैप्टर 89, जूरी के साथ एक और मुठभेड़ 4, मुझे शाही परिवारों के लोग पसंद नहीं हैं, लिंग रोक्सू ने समझाया। कल उसका स्वर बहुत अच्छा नहीं था। मुझे भी वे पसंद नहीं हैं, जूरी ने सहमति व्यक्त की। शाही परिवारों के लोग वास्तव में परेशान करने वाले थे। बिग ब्रदर जू, यदि आप दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते हैं, तो आपको सभी से ऊपर एक पावरहाउस बनना होगा, लिंग रुओक्सू ने याद दिलाया। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। जूरी को यह कैसे पता नहीं चला कि रोजू क्या सोच रही थी। लेकिन एक सच्चा पावरहाउस बनना इतना आसान नहीं था। बड़े भाई जू, मैंने तुम्हें जो गोली दी थी वह कहाँ है? लिंग रोजू ने पूछा। यह अभी भी यही है। मैं इसे इतने समय से अपने पास रख रहा हूँ। जू री ने कहा। गोली में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर थी। एक नजर में ही साफ हो गया कि यह कोई साधारण गोली नहीं है। बिग ब्रदर जू, जब आप एक आध्यात्मिक संप्रभु बन जाते हैं, तो वह गोली आपको आध्यात्मिक सर्वोच्चता तक पहुंचने में मदद कर सकती है। लिंग रोजू मुड़ी और चकित जूरी को पीछे छोड़ते हुए चली गई। जब लगभग सभी लोग जाग गए, तो उन्होंने नाश्ता तैयार करने के लिए काम बांट लिया। अरे, जाओ और उस आम आदमी को मेरे पास इंतजार करने के लिए बुलाओ। दम्भी राजकुमारी ने जूरी को दबंग तरीके से आदेश दिया। वह लानत औरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है? उसके आसपास भी बहुत सारे सुंदर पुरुष हैं। हम्फ, वह दृश्य देखकर ही क्रोधित हो उठी। राजकुमारी, उपद्रव करना बंद करो। जल्दी करो और अपना नाश्ता खत्म करो ताकि हम अपनी यात्रा जारी रख सकें, जूरी ने अधीरता से कहा।
तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? राजकुमारी, जो हमेशा जो चाहती थी वो करने में सक्षम थी, उग्र होकर दहाड़ने लगी। जू री ने राजकुमारी को ठंडी नजरों से देखा और फिर चली गई। जू री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियो हुआन, जाओ और उस आम आदमी से कहो कि वह आए और मेरी सेवा करे। जू री को जाते देख राजकुमारी और भी क्रोधित हो गई और उसने सीधे अपनी नौकरानी को आदेश दिया। हाँ, जियो हुआन नाम की नौकरानी के पास गोली खाकर लेंग रुओक्सु और अन्य लोगों की ओर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस, हमारी राजकुमारी आपको आमंत्रित करती है, जियो हुआन ने डरते हुए फुसफुसाया। इन लोगों को पसंद नहीं है कि उन्हें उकसाया जाए, लेकिन राजकुमारी उन्हें नापसंद क्यों करती है? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? लिंग रुओजू ने एक हाथ में ग्रिल्ड खरगोश की जांघ पकड़ते हुए हल्के से पूछा। हाँ, जियो हुआन ने डरते हुए कहा। हेवेंस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह युवा महिला हमारी राजकुमारी से अधिक एक राजकुमारी की तरह है। मुझे नहीं लगता कि आपकी राजकुमारी मुझे आमंत्रित करना चाहती है। लिंग रुओजू ने धीरे से कहा। राजकुमारी इतनी जोर से बोली कि वे उसे न सुनने का नाटक नहीं कर सके। एर्म, एर्म, अमित्र निगाहों को देखकर जियो हुआन को लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं। स्क्रैम, ये चेन ने ठंडे स्वर में कहा। आह, जियाओ हुआन इतनी डर गई कि वह जल्दी से वापस भाग गई। हेवेंस, अभी उस आदमी की अभिव्यक्ति सचमुच बहुत डरावनी थी। राजकुमारी, यह नौकर। जियो हुआन ने राजकुमारी के सामने घुटने टेक दिए, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। बेकार बात। राजकुमारी ने जियो हुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे डांटा। अरे साधारण व्यक्ति, यह आपका सम्मान है कि यह राजकुमारी आपको मेरी सेवा करने के लिए तैयार है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप एहसान की सराहना करना नहीं जानते? राजकुमारी सीधे लेंग रुक्सू के पास गई और गुस्से में उसे डांटा। आप किसे सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं? लेंग रुओक्सू ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ ली, जिससे उनमें चमकती मंशा खत्म हो गई। आप, बिल्कुल, हम्फ, क्या एक आम आदमी के पास सराय में रहने के लिए पैसे नहीं होंगे? राजकुमारी ने बिल्कुल सच कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक आम आदमी से भी बदतर हैं? मत भूलो, आपने अपना तंबू किसी और से उधार लिया है। लेंग रुक्स्यू ने उसे याद दिलाया। बिल्कुल, हमारे तंबू के बिना राजकुमारी को जंगल में सोना पड़ता, फेंगदा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हम्फ, एक राजकुमारी की हमारी युवा महिला के साथ असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? वह जीने से थक गई होगी। तुम नीचाम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक राजकुमारी हूँ। जब राजकुमारी ने उपहासपूर्ण और अमित्र निगाहों को देखा तो वह गुस्से से दहाड़ने लगी। कप्तान, क्या आप वहां जाकर देखना चाहेंगे? उन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। एक भाड़े का सैनिक अब और नहीं देख सका और जूरी से फुसफुसाया। अगर उन लोगों ने गुस्से में आकर राजकुमारी की हत्या कर दी तो इससे उनके भाड़े के गिरोह को फंसाया जाएगा। उसे अनदेखा करें, जूरी ने ठंडे स्वर में कहा। उसका मानना कि रोजू को अपनी सीमाएं पता होंगी। फेंग दा, उसे वापस फेंक दो। लेंग रुक्स्यू ने आदेश दिया। आखिरकार यह दक्षिणी डस्क साम्राज्य था। अगर वह इस राजकुमारी को मारना भी चाहे तो भी अब ऐसा नहीं करेगी। हाँ मिस, फेंगदा ने राजकुमारी को ऐसे उठाया जैसे वह एक मुर्गी उठा रहा था और उसे वापस अपनी गाड़ी में फेंक दिया। फिर उसने तिरस्कारपूर्वक गाड़ी के पर्दे पर हाथ पोंछा और वापस चला गया। आह, वाह, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मर गए, राजकुमारी चिल्लाई, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सुएर, सामान पैक करो और जाओ, लिंग क्विंगटियन ने कहा। यदि उन्होंने जल्दी की, तो उन्हें कल सुबह तक लूना कैपिटल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, हम बाद में क्विल को वहां ले आएंगे, लिंग रुओजू ने कहा। कप्तान, क्या हमें प्रस्थान करना चाहिए? एक भाड़े के सैनिक ने पूछा। चल दर, जू री ने लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों के उड़ने वाली आत्मा वाले जानवर पर चले जाने के बाद आदेश दिया। 2 घंटे बाद क्विल लूना कैपिटल के शहर के द्वार के सामने उतरा। तो यह चंद्र राजधानी है। यह हमारे फीनिक्स शहर के समान ही है।
कुछ छात्र जो कभी लूना कैपिटल नहीं गए थे, जब उन्होंने शहर की ऊंची दीवारें देखी तो वे थोड़े निराश हुए बिना नहीं रह सके। दक्षिणी डस्क साम्राज्य 5 महान देशों में सबसे धनी था, लेकिन यह उनके फीनिक्स शहर से बहुत अलग नहीं दिखता था। इसे अपनी आंखों से देखना कहते हैं, लेंग क्विंगटियन ने कहा। दक्षिणी डस्क साम्राज्य को 5 देशों में सबसे धनी माना जाने का मुख्य कारण यह था कि 5 महान परिवारों के मुखिया हुओ परिवार चंद्र राजधानी में रहते थे। लेकिन पैसा हुओ परिवार का था और इसका दक्षिणी डस्क साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था। दादाजी, बड़े कियू, आइए प्रवेश करें, लेंग रुओजू ने कहा। ठीक है। हर कोई राजधानी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे नगर के द्वार में प्रवेश करने लगे, किसी ने उनका स्वागत किया। आपको एल्डर कियू होना चाहिए। मैं लूनस शैडो अकादमी से एल्डर यू हूँ। मैं प्रमुख अकादमियों से मेहमानों के स्वागत का प्रभारी हूँ, एक लंबे और पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। नमस्कार एल्डर यू, एल्डर कियू ने विनम्रता से कहा। वो लूनस शैडो अकादमी के कई बुजुर्गों को जानता था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने एल्डर यू को देखा था। मैंने हेवनली फीनिक्स अकादमी के लिए आवास की व्यवस्था की है। कृपया मेरा अनुसरण करें, एल्डर यू ने ईमानदारी से कहा। सभी ने कुछ देर तक एल्डर यू का पीछा किया और जब वह अचानक रुका तो रुक गए। चैप्टर 90, जूरी के साथ एक और मुठभेड़ 5 एल्डर कियू, आप इस एलिगेंस लेगून पवेलियन में रहेंगे। पूरी 5वीं मंजिल आपकी अकादमी के लिए है। एल्डर यू ने 6 मंजिला आलीशान रेस्तरां की ओर इशारा किया। एलिगेंस लेगून पवेलियन लूना कैपिटल में सबसे अच्छे सरायों में से एक था, जिसमें भोजन और आवास दोनों उपलब्ध थे। पहली और दूसरी मंजिलें रेस्तरां के लिए थीं, और तीसरी से छठी मंजिलें आवास के लिए थीं। पूरी सराय को बाहरी और आंतरिक सजावट के मामले में सबसे शानदार कहा गया था। इसके अलावा एलिगेंस लेगून पवेलियन का स्वामित्व हुओ परिवार के पास था। व्यवस्था बनाने में आपके प्रयास के लिए धन्यवाद, एल्डर यू, एल्डर कियू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इसके बाद सभी लोग एलिगेंस लेगून पवेलियन में दाखिल हुए। बुजुर्ग कियू, यहाँ एक दिन रुकने का कितना खर्चा आता है? एलिगेंस लेगून पवेलियन की 5वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद एक छात्र उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। यह जगह सचमुच बहुत आलीशान थी। यह सामान्य परिवारों के लिए कई वर्षों तक रहने के लिए पर्याप्त है। हम यहाँ मुफ्त में रहते हैं, लेकिन हमें अपने भोजन का भुगतान स्वयं करना पड़ता है, बुजुर्ग कियू ने समझाया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि लूना शैडो अकादमी द्वारा उपलब्ध कराया गया आवास बहुत जर्जर नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका आवास एलिगेंस लेगून पवेलियन होगा। उनकी अकादमी पहले से ही बहुत समृद्ध मानी जाती थी, लेकिन लगातार 1 महीने तक यहाँ खाना खाना थोड़ा असहनीय होगा। इसके अलावा वो उतने पैसे नहीं लाया। मुझे क्या करना चाहिए? हम यहाँ नहीं रह सकते लेकिन बाहर खाना खा सकते हैं, है ना? संपूर्ण हेवनली फीनिक्स अकादमी बदनाम हो जाएगी। फैंग दा, उनके लिए कमरे की व्यवस्था करें, लिंग रुक्स्यू ने आदेश दिया। हाँ, मिस, मेरे साथ आओ, फेंगदा ने सभी से कहा। बुजुर्ग कियू, क्या बात है? जब लिंग रुओजू ने एल्डर कियू को संघर्ष करते हुए देखा तो वो पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे डर है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, बुजुर्ग कियू ने अजीब तरीके से कहा। लूना शैडो अकादमी वास्तव में बहुत घृणित है। उन्होंने वास्तव में हमारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की। वास्तव में, चाहे कोई भी अकादमी मेजबान हो, वे आमतौर पर प्रमुख अकादमियों के लिए इस तरह के शीर्ष आवास में रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे। यह स्पष्ट था कि लूना शैडो अकादमी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था और वो हेवनली फीनिक्स अकादमी को एक मजाक बनते देखना चाहता था। एल्डर कियू, क्या यह आपके लिए संघर्ष करने लायक है? हम यहाँ रहने वाली एकमात्र अकादमी नहीं हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो यह अन्य अकादमियों के साथ भी होगा। लिंग रुओजू मुस्कुराई और उसे सांत्वना दी। हाँ, हमारी अकादमी के अलावा राइजिंग ड्रैगन अकादमी, लैंड शाइन अकादमी और फ्लाइंग बर्ड अकादमी भी हैं। राइजिंग ड्रैगन अकादमी को छोड़कर अन्य 2 अकादमियों के लिए यहाँ हर दिन भोजन करना असंभव है। फैंग मोरन ने भी उन्हें सांत्वना दी।
जब वह पहुंचे तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि कुल 4 अकादमियां यहाँ रुकी हुई थीं। उन अकादमियों की तुलना हमारी अकादमियों से कैसे की जा सकती है? हमारी अकादमी लिंग फेंग महाद्वीप की 3 प्रमुख अकादमियों में से एक है। यह बहुत शर्मनाक होगा अगर हम यहाँ रुकें और खाना खाने के लिए बाहर जाएं, एल्डर कियू ने कहा। हेवनली फीनिक्स अकादमी अपनी गरिमा नहीं खो सकती। बूढ़े आदमी, आप गरिमा की इतनी परवाह क्यों करते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ खाते हैं, लेन क्विंगटियन ने कहा। यह मेरी अपनी गरिमा के कारण नहीं है। यह अकादमी की गरिमा है, एल्डर कियू ने जोर दिया। दादाजी, बुजुर्ग कियू, बहस करना बंद करो। मैं भुगतान करूंगा, लिंग रुओक्सू ने अधीरता से कहा। ये दोनों बूढ़े रास्ते भर झगड़ते रहे। तुम्हारे पास पैसा है? बुजुर्ग कियू ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? लिंग क्विंगटियन ने पूछा। वह जानता था कि उसकी पोती के पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लिंग रुक्स्यू ने बताया, हमने रवाना होने से पहले कुछ स्पिरिट क्रिस्टल बेचे। इस यात्रा को शुरू करने से पहले उन्होंने विशेष रूप से फैंग दा से आपातकालीन स्थिति के लिए इल्यूजनरी फॉरेस्ट में प्राप्त स्पिरिट क्रिस्टल का एक हिस्सा बेचने के लिए कहा था। क्या तुमने वह मिट्टी का अजगर बेच दिया? लिंग क्विंगटियन ने उत्सुकता से पूछा। इसे बेचा नहीं जा सकता था क्योंकि इसे पैसे से खरीदा भी नहीं जा सकता था। नहीं, अच्छी बात है। रुओक्सू, क्या तुम्हें यकीन है कि हम यहाँ बिना किसी समस्या के 1 महीने तक खाना खा सकते हैं? बुजुर्ग कियू ने अनिश्चितता से पूछा। शीर्ष 3 में प्रवेश करने पर उन्हें लूना कैपिटल में कम से कम 1 महीने तक रहना होगा। बुजुर्ग कियू, 1 महीना कुछ भी नहीं है। हम 1 साल तक भी रह सकते हैं, कमरों की व्यवस्था करने के बाद फैंग दा ने बीच में कहा। तब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ, बुजुर्ग कियू ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुओक्सू एक अमीर महिला होगी। चिंता मत करो, चलो तरोताजा होने के लिए जल्दी से अपने कमरे में जाएं और फिर बाद में इस एलिगेंस लेगून पवेलियन के व्यंजनों का स्वाद चखें, लिंग रुओक्सू ने सुझाव दिया। ठीक है, सभी को इस विचार में बहुत दिलचस्पी थी। अपने कमरे में जाने के बाद लिंग रुओजू सीधे स्वर्ग और पृथ्वी ब्रेसलेट में प्रवेश किया, एक सुंदर गर्म पानी के झरने में स्नान किया और जाने से पहले छोटे साथियों के साथ खेला। रुओक्सू, तुम ठीक समय पर बाहर आ गईं। मैं तुम्हें रात के खाने के लिए बुलाने ही वाला था। बड़ी कियू ने उत्सुकता से कहा जब उसने लिंग रुक्सू को अपने कमरे से बाहर आते देखा। तो फिर चलें। बुजुर्ग कियू, क्या आप खाना चाहते हैं? सराय के मालिक ने पूछा जब उसने एल्डर कियू और अन्य लोगों को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। हमारे लिए 3 निजी कमरों की व्यवस्था करें, बुजुर्ग कियू ने उदारतापूर्वक कहा। पैसा होने से उसका साहस बढ़ गया। हाँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सराय का मालिक जल्दी से इसकी व्यवस्था करने गया। लिंग रुओजू और अन्य लोग निजी कमरों में दाखिल हुए। उन्होंने अभी अभी ऑर्डर दिया था और खाने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा खुला और एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? लिंग रुओजू ने ठंडे स्वर में सवाल किया। उसे खाना खाते समय परेशान होना पसंद नहीं था। इसके अलावा उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला और बिना खटखटाए ही अंदर दाखिल हो गए। सुएर, वो हुओ किंग है, लिंग रुओहान ने धीरे से कहा। वे संभवतः उसके लिए आए थे। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, हुओ किंग ने विनम्रता से कहा। अगर तुम्हें पता था कि तुम बीच में आ रहे हो तो तुम अंदर क्यों आए? लिंग रुओजू ने बिना उसका चेहरा बताए कहा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह कौन है। उसके खाने में खलल डालना गलत था। हुओ किंग कड़वाहट से मुस्कुराए। उसके जीवन में कभी किसी ने उसके प्रति इतना असभ्य व्यवहार नहीं किया था। आप इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हैं? बिग ब्रदर किंग सद्भावना के कारण एक पुराने मित्र से मिलने आए थे। आपका यह रवैया कैसे हो सकता है? हुओ किंग ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय यह उसके बगल की खूबसूरत लड़की थी जिसने असंतोष के साथ उसे डांटा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ईर्ष्या चमक उठी। क्या मजाक है? क्या मैंने उसे आमंत्रित किया था? लिंग रुओजू ने व्यंग्य किया। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और अपने सामने वाले पुरुष और महिला की जांच की। हुओ किंग की शक्ल सुंदर थी,
मर्दाना कद था और वह एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक संप्रभु था। हालांकि उसकी शक्ल सूरत उसके बड़े भाई और दूसरों की तरह अच्छी नहीं थी, फिर भी वह उस प्रकार का आदमी था जिसे महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद करती थीं। जहां तक इस महिला की बात है, उसका चेहरा अतुलनीय रूप से शुद्ध था और वह बहुत मासूम दिखती थी। लेकिन लेंग रुओजू को पता था कि यह महिला दो मुंह वाले व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। उसकी उपस्थिति सभी पुरुषों को उसकी रक्षा करने और उसे संजोने के लिए प्रेरित कर सकती थी, और आमतौर पर उससे निपटना सबसे कठिन प्रकार की महिला थी। इसके अलावा, यह महिला आज तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी।